हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा रेजिड्यू क्या होती है। ओके, तो मेरी पहली डेफिनेशन है रेजिड्यू एट ए पोल। जनरली क्या है कि लेक्चर में बना चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अब इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा सीधे का सीधा। मैं कह रहा हूँ कि सपोज एफ ऑफ जेड इज एनी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर मेरे पास एफ ऑफ जेड कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है मैंने बहुत बार आपको बहुत लेक्चर्स के अंदर बताई है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें जेड के कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू की एक वैल्यू मिले, उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलता हूँ। ओके, एंड मेरे पास जो फंक्शन है एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। ये पोल क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका था। पोल जेड की ऐसी वैल्यू होती है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, और जितनी भी पावर होती है उसको उसका ऑर्डर कहा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। अगर मेरे पास की सी कोई सर्कल हो, ओके, एंड आगे कह रहा हूँ कि सपोज दैट सी इज एन एनी सर्कल। सर्कल किस तरीके से है, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। उस सर्कल का सेंटर मेरे पास ए हो और रेडियस आर हो, तब फ्रॉम द लॉरेंट सीरीज़ जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको रेजिड्यू बताया था, सॉरी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जो मैंने आपको लॉरेंट सीरीज़ का फार्मूला बताया था उसकी बात कर रहा हूँ। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन इंटू जेड माइनस ए की पावर माइनस के एन। ये वाला पार्ट, पहले वाला ए एन वाला पार्ट, इसको बोलता हूँ मैं रेगुलर पार्ट। बी एन वाला पार्ट इसको बोलता हूँ मैं प्रिंसिपल पार्ट। मैंने नीचे लिख भी दिया है, पी पी का मतलब प्रिंसिपल पार्ट है, आर पी का मतलब रेगुलर पार्ट है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपको पता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर से ये फार्मूला मैंने उठाया है, और वहाँ ए एन की जो वैल्यू होती है ए एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के वन। फिक्स फार्मूला होता है, कोई चेंज नहीं हो सकता। और बी एन भी एक दूसरा फार्मूला होता है, इसलिए बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। बी एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस के वन। ओके, अगर इस बी एन के अंदर मैं एन इज इक्वल टू वन पुट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ पुटिंग एन इज इक्वल टू वन इन बी एन के अंदर मैंने एन इज इक्वल टू वन पुट करा, तो मेरे पास निकल करके आया बी वन। ये हुआ 1/2 पाई आल्टा एफ जेड डी जेड जेड माइनस ए की पावर माइनस के वन प्लस के वन। ओके, अर्थात जेड माइनस ए की पावर ज़ीरो हो जाएगी। बी वन की वैल्यू निकल करके आएगी 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ओके, अब इसी की बात करने जा रहा हूँ। ये जो मेरे पास बी एन निकल करके आया है, यहाँ से बी एन की जो वैल्यू निकल करके आई है 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड बी जेड। ओके, सो दैट बी वन इज कॉल्ड, तो जो मेरा बी वन निकलता है इसको मैं बोलता हूँ बी वन इज कॉल्ड रेजिड्यू। बी वन को क्या कहा जाता है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, जो मेरा गिवन फंक्शन है एट द पोल जेड इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास बेसिक डेफिनेशन होती है। ओके, समझ आ चुकी होगी मेरी बात। अब आगे की तरफ चलता हूँ। अगले वाला मेरा टॉपिक है रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल। सिंपल पोल के ऊपर रेजिड्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसका फार्मूला होता है, ज़रा इसको देखो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट z इज इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल, z इज इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल। ध्यान से सुनना, z इज इक्वल टू ए सिंपल पोल क्या होता है। z इज इक्वल टू ए के ऊपर अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ z की वैल्यू जो है वो अनंत आ जाए, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बता रहा हूँ, पोल की डेफिनेशन होती है अगर z इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अनंत आ जाए, ओके, और z की पावर एक हो, तब z इज इक्वल टू ए सिंपल पोल कहलाता है। पोल की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई हैं, आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखना। वही कह रहा हूँ कि सपोज दैट z इज इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल ऑफ किसका, ऑफ द फंक्शन एफ जेड, देन रेजिड्यू
8z इज इक्वल टू ए इज गिवन बाई, क्या फार्मूला होता है या किस तरीके से डिफाइन की जाती है, इज गिवन बाई लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस के ए इंटू एफ ऑफ z। ओके, अगर मेरे पास कोई सिंपल पोल है z इज इक्वल टू ए, अर्थात अगर z इज इक्वल टू ए के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू अनंत होती है और z की पावर या z माइनस ए की पावर 1 है, तो z इज इक्वल टू ए के ऊपर जो पोल कैलकुलेट किया जाता है उसका फार्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड। ओके, एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड आउट द बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। आपको कैलकुलेट करना है, कर्व इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मोड z इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, डी जेड बटे z माइनस के 1 इंटू जेड प्लस के 1। ओके, इसके ऊपर कोची इंटीग्रल फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू का यूज़ करना है। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है पहले उसको देखता हूँ मैं। मेरे को दे रखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है 1 अपॉन जेड माइनस के 1 और जेड प्लस के 1। सबसे पहले मैं फंक्शन के पोल निकालूंगा और पोल निकालने के बाद इसको हल करने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूँ 4 पोल के लिए फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखा, z माइनस 1 इंटू जेड प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास निकल कर के आया z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से निकला z इज इक्वल टू 1 एंड z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से निकल कर के आया z इज इक्वल टू माइनस के 1। ओके, अर्थात z इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 आर सिंपल पोल। सवाल पैदा होता है सिंपल पोल ही क्यों कह रहा हूँ, आर सिंपल पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1। ज़रा समझने की कोशिश करना, पोल निकालने के लिए फंक्शन के हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखते हैं। जब मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा, ये 0 के बराबर रखा, यहाँ से z की वैल्यू निकल करके आई 1 और यहाँ से z की वैल्यू निकल करके आई माइनस के 1, यानी z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू माइनस के 1। ये दो पोल हुए, सिंपल पोल इसलिए कह रहा हूँ, z माइनस 1 इसकी टोटल पावर 1 है, z प्लस 1 में z की पावर 1 है। अगर ये z प्लस 1 की पावर 2 होती, ओके, सपोज दैट यहाँ स्क्वायर लगा होता तो z इज इक्वल टू माइनस के 1, तब भी पोल होता लेकिन ऑर्डर 2 होता। अगर बाई चांस z माइनस 1 का यहाँ स्क्वायर लगा हुआ होता, सपोज दैट पावर 2 होती z माइनस 1 की पावर 2, तब z इज इक्वल टू 1 पोल होता, लेकिन सिंपल ऑर्डर ना हो करके, सिंपल पोल ना हो करके पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता। जितनी पावर होती है उतने का ही होता है। ओके, अब मेरी जो डेफिनेशन है, मेरा जो फार्मूला है वो ये है, z इज इक्वल टू ए के ऊपर जो रेजिड्यू होता है वो होता है लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड। ओके, नाउ सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए। मैंने कैलकुलेट किया रेजिड्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रेजिड्यू किस पर निकाल रहा हूँ, z इज इक्वल टू 1 पर। क्या होगा फार्मूला भाई, फार्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू सीधा 1 जो भी है, और ये z माइनस के 1 z माइनस 1 गुणा एफ ऑफ जेड बराबर एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली, लिमिट z टेंडिंग टू तो a हुआ, सॉरी 1 हुआ, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ मैंने पहले z माइनस के 1 लिखा, गुणा एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 अपॉन z माइनस 1 z प्लस के 1। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से रेजिड्यू मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 के ऊपर बराबर हुआ लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये हुआ मेरे पास 1 अपॉन z प्लस के 1, z प्लस 1, z की वैल्यू 1 डालते ही ये निकल कर के आया 1 अपॉन 2। ओके, और यही मेरा आंसर हुआ। अब मैं रेजिड्यू निकालूंगा z इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर। नाउ रेजिड्यू
z इज इक्वल टू -1 के ऊपर फार्मूला सेम होता है, लिमिट z टेंडिंग टू -1, और ये हो जाएगा इधर जाने के बाद z+1 इंटू एफ ऑफ z। ओके, बराबर यहाँ से निकल करके कितना आया भाई, बराबर हुआ लिमिट z टेंडिंग टू -1 और ये हुआ z+1 इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू आपको पता है 1/z-1 है, z+1 है, z+1 से z+1 कैंसिल, यहाँ हल कर रहा हूँ ऊपर z की वैल्यू कितनी डालनी है -1, ये निकल करके आया 1/-1 बराबर कितना निकला -1/2। ये मेरा रेजिड्यू हुआ z इज इक्वल टू -1 पर। ओके, यानी रेजिड्यू जो हुआ मेरे पास z इज इक्वल टू -1 पर रेजिड्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 है, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, और रेजिड्यू z इज इक्वल टू 1 के ऊपर मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब अगर बाई चांस सिंपल पोल ना हो करके पोल ऑफ ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 हो, उसकी बात करते हैं। ज़रा ध्यान से देखना, ये थ्योरम भी है ओके, और फार्मूला भी है। जब ऑर्डर m का कोई पोल होगा उसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला है जिसका मैं यूज़ करूँगा। थ्योरम ये है, इफ़ एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m, अगर कोई फंक्शन ऑफ z है यानी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो फंक्शन है वो ऑर्डर m का एक पोल रखता है z इज इक्वल टू a के ऊपर, देन तब आपको सिद्ध करना है जो रेजिड्यू होता है एट z इज इक्वल टू a इज़ द लिमिट ऑफ, किसकी लिमिट होती है 1/m-1 का फैक्टोरियल m-1 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, देखो आप d/dz है m-1 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z इंटू z-a⁻m इंटू एफ जेड। ओके, ये मेरे पास पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसका मैं बार बार क्वेश्चनों के अंदर यूज़ करूँगा, और यहाँ मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ एज z टेंडिंग टू a। ओके, देखता हूँ फार्मूले का प्रूफ क्या है। मेरे को जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी थ्योरम को सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को दे रखा है एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m। सपोज दैट, मैंने यही मान लिया, सपोज दैट एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू a। अगर ये फंक्शन ऑर्डर m का कोई पोल रखता है तो इस फंक्शन को जो लिख सकता हूँ, देन ये जो फंक्शन है f ऑफ z, इसको लिखा जा सकता है फाई ऑफ z यानी फंक्शन ऑफ z डिवाइडेड बाई z-a⁻m। अर्थात ये एक फ़िक्स फार्मूला होता है ऑर्डर m के लिए, इसमें मैं भी कोई चेंज नहीं कर पाऊँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे पास ऑर्डर m का z इज इक्वल टू a के ऊपर कोई पोल है तो दुनिया की किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को f ऑफ z को लिखा जाता है फाई ऑफ z इंटू डिवाइडेड बाई z-a⁻m। फाई की जगह आप साई भी रख सकते हो, a ऑफ z भी रख सकते हो, b ऑफ z भी रख सकते हो, लेकिन फंक्शन ऑफ z ज़रूर होगा, डिवाइडेड बाई z-a⁻m ज़रूर होगा। ओके, क्योंकि z की जगह अगर मैं a पुट करूँगा तो ये नीचे वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड यानी अनंत हो जाएगी, और पावर m होने की वजह से ऑर्डर m लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है ना। देन मैं क्या कह रहा हूँ, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, यानी जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू a इज, सपोज दैट b1 है, जो डेफिनेशन दी थी मैंने। ओके, क्लियर, ये मैंने सपोज कर लिया, और आप इस चीज़ को जानते हो कि b1 की वैल्यू जो होती है b1 इज इक्वल टू लॉरेंट सीरीज से होता है
1/2πr कर्व इंटीग्रेशन fz इंटू dz, ये भी फिक्स फार्मूला होता है। ओके, अब इसी को देखो मैं क्या करूँगा। इसको जो मैंने किया बेटा, इसको मैंने ऐसे लिखा यहाँ से, b1 को b1 इज इक्वल टू, जो मेरे पास लिखा गया b1 इज इक्वल टू 1/2πr तो है ही, ये 1/2πr कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड की वैल्यू देखो, एफ ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये है मेरे पास 5z डिवाइडेड बाई z माइनस ए की पावर m इंटू डी जेड। ओके, चूँकि एफ ऑफ जेड मेरे पास कितना होता है भाई, वो होता है 5z डिवाइडेड बाई z माइनस ए की पावर m। क्लियर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, इसको m-1 से डिवाइड किया और m-1 से मल्टीप्लाई किया। b1 को लिख सकता हूँ मैं, b1 को मैंने 1/m-1 से 1/m-1 के फैक्टोरियल से भाग कर दिया और इसी संख्या से मैंने गुणा कर दिया। ओके, और गुणा 1/2πr ये है ही, और ये हुआ मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन, कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ मेरे पास। ओके, 5z इंटू डी जेड, नीचे वाले को मैंने लिखा z माइनस ए की पावर m-1 लिखा और प्लस के 1 कर दिया। क्लियर। और यहाँ मैंने कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाया, ध्यान से सुनना, देखना कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। मेरे पास फार्मूला ये होता है, देन बाई कोची इंटीग्रल फार्मूला कोची इंटीग्रल फार्मूला जो मेरे पास होता है बेटा, वो ये होता है FNA यानी एन टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट ए बराबर होता है फैक्टोरियल n-1। ओके, n-1 का फैक्ट, एक मिनट गलती ना हो जाए, एक बार चेक कर लूँ। हाँ बेटा, ये गलती कर दी थी। कोची इंटीग्रल फार्मूला जो मेरे पास होता है वो होता है FNA इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/2πr कर्व इंटीग्रेशन fz इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई z माइनस ए की पावर n प्लस के 1। ओके, जितनी अगर यहाँ पावर, अगर यहाँ n टाइम डिफरेंशिएशन है तो फैक्टोरियल n होता है, ये पावर n प्लस के 1 होती है। जब मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, इस फार्मूले का जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरे पास b1 कितना बन जाएगा भाई, b1 जो निकल कर के आएगा भाई वो सीधा सीधा हो जाएगा 1/m-1 का फैक्टोरियल। ओके, गुणा, ज़रा इसको देखो आप, ये है m-1 का फैक्टोरियल ऊपर है इंटू 1/2πr, जैसे फैक्टोरियल n/2πr है 5z z माइनस ए की पावर m-1 प्लस 1 n प्लस के 1। ओके, जब यहाँ n प्लस के 1 है तो यहाँ n है, यहाँ m-1 के बाद प्लस के 1 है, तो गुणा क्या आ जाएगा, ऊपर फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ है एफ ऑफ जेड की जगह एफ ऑफ ए आएगा, और यहाँ एफ ऑफ फाई ऑफ जेड की जगह फाई ऑफ ए आएगा, और पावर m-1 होगी। कितना होगा, गुणा फाई ऑफ m-1। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, अगले वाले पेज का यूज़ करता हूँ और क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना। बट मेरे पास एफ ऑफ जेड कितना था, ये देखो बेटा, बट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 5z बटे z माइनस ए की पावर m। मैं ये लिख रहा हूँ, बट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास 5 ऑफ जेड बटे z माइनस ए की पावर m। ओके, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से दोनों का यूज़ करते हुए मैं 5 ऑफ जेड की वैल्यू निकालूंगा
और यहाँ ये क्या होगा भाई, आप ए लिखना चाहते हो लिख लो, यहाँ से ऊपर से अगर ए लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग केस है, इसलिए यहाँ आप ए लिखना चाहते हो लिख लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ओके, यहाँ से मेरे पास अगला स्टेप जो निकल करके आया, मैंने यहाँ से 5z की वैल्यू निकाली। देखो आप 5z की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी। यहाँ से सपोज दैट ये इक्वेशन बी है, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम बी 5 ऑफ z की वैल्यू जो निकल करके आई, ए लिख ही लो यहाँ पर आप। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करूँगा। 5 ऑफ z की वैल्यू जो मेरे पास निकल करके आई, कितनी निकली भाई, 5 ऑफ z की वैल्यू निकल करके आई मेरे पास f ऑफ z इंटू z माइनस ए की पावर m। ओके, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, समझ आती है मेरी बात। इसको 5 ऑफ a है, अगर मैं 5 ऑफ a की बात करूँगा, 5 ऑफ a इज इक्वल टू मेरे पास निकल करके आएगा, ये हो जाएगा f ऑफ a इंटू z माइनस ए की पावर। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। 5 ऑफ z की वैल्यू मैं यहाँ डालूँगा, ध्यान से देखना b1 क्या होगा। तो जब ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन ए के अंदर पुट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास रेजिड्यू z इज इक्वल टू ए, जिसके ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बराबर 1/m माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। ओके, इसको लिख सकता हूँ d ऑफ m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इंटू 5 ऑफ z की वैल्यू मैंने डाली यहाँ पे, यहाँ 5 ऑफ z की वैल्यू डाली, जो कि मेरे पास कितनी है भाई, z माइनस ए की पावर m इंटू f ऑफ z। ओके, क्लियर। और यहाँ मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने 5 ऑफ ए इसी वजह से नहीं कैलकुलेट किया। ओके, मैंने यहाँ लिखा z टेंडिंग टू ए पर है ये वैल्यू, अर्थात z इज इक्वल टू ए पुट जो मैं कर रहा था, z टेंडिंग टू ए के ऊपर है। और यही मेरा रिजल्ट है जो कि मेरे को प्रूफ करना है। कितना दिखाना है मेरे को रेजिड्यू, मेरे को रेजिड्यू दिखाना था 1/m माइनस 1 का फैक्टोरियल dm माइनस 1 dZn dz m माइनस 1 z माइनस ए की पावर m इंटू एफ जेड। यही मेरा निकल करके आ चुका। बस आपको जो डाउट लग सकता है बेटा वो यहाँ लग सकता है कि सर ने ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसका मतलब है m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन, m माइनस 1 को जो मैंने लिखा है डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिखा है। ओके, और यहाँ a है। ओके, अर्थात z इज इक्वल टू a है, वही मैंने z इज इक्वल टू z टेंडिंग टू a बोल दिया है। ओके, अर्थात इसको एफ जेड की फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा है, लेकिन z टेंडिंग टू a लिखना होगा और यही आपको प्रूफ करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर मेरे पास आज के बाद ऑर्डर m का पोल होगा तो डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करूँगा रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए। मेरे वर्ड्स को दोबारा सुनो, अगर मेरे पास ऑर्डर m का ऑर्डर m का कोई पोल होगा तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए ये बॉक्स के अंदर जो फार्मूला रखा हुआ है मैं डायरेक्टली इसका यूज़ करूँगा। ओके, बाय।